बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इंशाअल्लाह जी आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर हमारा है जी 3। लेसन नंबर है 3। चैप्टर नंबर है जी हमारा 1 बुक 2 का। और आज के लेसन में हम कवर करेंगे जी कौमी आमदनी का दायरवी बहाव, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे जी तफ़ाइल सर्फ और बचत व सरमायाकारी। तो आज के हमारे टॉपिक क्या हैं जी। पहला टॉपिक है हमारा कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी तफ़ाइल सर्फ को। फिर हम पढ़ेंगे तफ़ाइल बचत को। और आखिर में हम पढ़ेंगे जी तफ़ाइल सरमायाकारी को। तो आज हमने इंशाल्लाह ये 4 चीज़ें कवर करनी है। तो आए जी चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, कौमी आमदनी के दायरवी बहाव की तरफ। तो कौमी आमदनी के दायरवी बहाव से क्या मुराद है जी। कौमी आमदनी के दायरवी बहाव से मुराद है कि किसी भी मईशत में 2 बड़े शोबे होते हैं, एक घराने और एक फर्में या कारोबारी इदारे। तो कौमी आमदनी इन 2 के दरमियान गर्दिश करती है। फर्में कौमी आमदनी जनरेट करके घरानों को देती हैं और घराने ये कौमी आमदनी वापस फर्मों को लौटा देते हैं। तो कौमी आमदनी का घरानों और फर्मों के दरमियान गर्दिश करना, इसको कहा जाता है कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। तो आइए इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास मईशत के 2 अहम सतून हैं। एक हैं घराने और दूसरा है कारोबारी अदारे, या उर्फ़-ए-आम हम इन्हें फर्में भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो घराने जो हैं इनके भी 2 रोल हैं। पहला रोल क्या है जी कि ये अमलीन पैदाइश के मालकान हैं। ये अमलीन पैदाइश के मालकान हैं। अमलीन पैदाइश क्या होते हैं जी, हमने पढ़ा था ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ये थे हमारे जी 4 अमलीन पैदाइश जो हमने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किए थे। तो इन चारों के मालकान कौन है जी, घराने। घराने, ठीक है जी। और घरानों का दूसरा रोल क्या है, दूसरा रोल है घराने बतौर सारिफ के काम करते हैं जी। घराने क्या करते हैं कि बतौर सार्फिन काम करते हैं, ये अशिया व खिदमात को इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं जी कारोबारी इदारों की तरफ। इनकी भी 2 रोल हैं जी। पहला रोल क्या है, पहला रोल ये है कि ये अशिया व खिदमात पैदा करते हैं। ये अशिया व खिदमात पैदा करते हैं। दूसरा रोल क्या है कि ये भी सारिफ हैं, लेकिन ये किसके सारिफ हैं जी, ये अमलीन पैदाइश के सारिफ हैं, ये अमलीन के खरीदार हैं। तो हर एक का 2-2 रोल हैं। घरानों के 2 रोल हैं। नंबर 1 वो अमलीन पैदाइश के मालकान हैं, नंबर 2 वो सार्फिन हैं। और कारोबारी इदारों के भी 2 रोल हैं। नंबर 1 वो अशिया व खिदमात पैदा करते हैं, नंबर 2 वो अमलीन पैदाइश खरीदते हैं, वो अमलीन पैदाइश के खरीदार हैं। अब आते हैं जी हम कि घराने क्या करेंगे जी। घराने क्योंकि मालकान हैं अमलीन पैदाइश के, तो लिहाजा अमलीन पैदाइश की खिदमात मुहैया करेंगे घराने फर्मों को और कारोबारी इदारों को। ठीक है जी। तो अमलीन पैदाइश की खिदमात मुहैया करेंगे घराने के इनको कारोबारी अदारों को। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से एरो हेड जो है घरानों से किधर आ रहा है, कारोबारी इदारों की तरफ से आ रहा है। तो घराने मुहैया कर रहे हैं अमलीन पैदाइश की खिदमात फर्मों को और कारोबारी अदारों को। इसके बदले में कारोबारी इदारे क्या करते हैं जी, ये जो नीचे वाला एरो हेड है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है
कि कारोबारी इदारे क्या बनाते हैं, इश्या व खिदमात बनाते हैं, और ये वो इश्या व खिदमात बना कर किनको दे देते हैं, घरानों को दे देते हैं। आप देख रहे हैं एरो हेड का साइन जो है कारोबारी इदारों से घरानों की तरफ है। तो कारोबारी इदारे इश्या व खिदमात पैदा करते हैं और पैदा करके घरानों के हवाले कर देते हैं। अब आते हैं अगले मरहले में। तो अब ये जो घरानों ने अमलीन पैदाइश दिए थे फर्मों को, तो अमलीन पैदाइश मुफ्त तो नहीं ना देते जी, उसके बदले में क्या लेते हैं, मुआवजे लेते हैं। जैसे ज़मीन का मुआवजा क्या होता है, लगान। मेहनत का मुआवजा क्या होता है, उजरत। सरमाए का मुआवजा क्या होता है, सूद। और तंजीम का मुआवजा क्या होता है, मुनाफा। तो इसके बदले में ये जो अमलीन पैदाइश दिए थे घरानों ने फर्मों के, इसके बदले में फर्में घरानों को देती हैं लगान, उजरत, सूद और मुनाफों की शक्ल में मुआवजे। अमलीन पैदाइश के मुआवजे क्या देती हैं जी, अमलीन पैदाइश के मुआवजे। ठीक है जी, तो फर्में देती हैं घरानों को अमलीन पैदाइश के मुआवजे। आप ये जो इश्या व खिदमात दी थी फर्मों ने घरानों को, ये भी मुफ्त नहीं मिलती। इसके बदले घरानों को क्या देना पड़ता है जी, इसके बदले घरानों को देना पड़ता है इश्या व खिदमात की कीमतें। तो इसका मतलब ये हुआ कि घराने मुहैया करते हैं अमलीन पैदाइश फर्मों को और बदले में फर्में उनको देती हैं अमलीन के मुआवजे। ठीक है, लगान, उजरत और सूद की मद में। और अगर हम इन चारों को जमा कर दें, लगान, उजरत, सूद और मुनाफे को जमा कर दें, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है कौमी आमदनी। ये क्या आ जाता है जी, ये आ जाती है कौमी आमदनी। किस तरीके से, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि इस तरीके से जो कौमी आमदनी मालूम की जाती है उसे कहा जाता है आमदनियों के मजमूए का तरीका। यानी अमलीन पैदाइश के मुआवजों को हम अगर जमा कर लें तो हमारे पास जो कौमी आमदनी आती है, हम कहते हैं कि ये आमदनी जो आई है कौमी आमदनी, इसको मालूम करने के लिए जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की है वो है आमदनियों के मजमूए की। इसका मतलब हुआ कि कौमी आमदनी किधर से, कारोबारी अदारों से घरानों की तरफ मूव कर रही है। ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ग्रीन एरो, ये शो कर रहा है कि कौमी आमदनी किधर से आ रही है जी, कारोबारी अदारों से घरानों को आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है, अमलीन के मुआवजों की फॉर्म में आ रही है। तो ये जो अमलीन के मुआवजों की फॉर्म में घरानों के पास कौमी आमदनी पहुंच गई है, कौमी आमदनी किन के पास पहुंच गई है जी, घरानों के पास। तो घराने क्या करेंगे, इस कौमी आमदनी को लौटा देंगे फर्मों को। किस तरह से लौटा देंगे जी, फर्मों ने खरीदनी है इशिया व खिदमात और उसके बदले में देनी है इशिया व खिदमात की कीमतें। उसके बदले में देनी है इशिया व खिदमात की कीमतें। तो हमने पढ़ा था ये क्या है जी, ये इशिया व खिदमात हैं और ये उनकी कीमतें हैं। तो कीमतों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, कुल इखराजात आ जाएंगे। तो कीमतों को जमा करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये भी बनेगी कौमी आमदनी। और ये किस तरीके से बनेगी जी, ये बनेगी कुल खर्च के तरीके से। तो वो जो कौमी आमदनी घरानों के पास आई थी अमलीन पैदाइश की खिदमात की सूरत में, घरानों ने उसको वापस लौटा दिया फर्मों को। किस सूरत में, कीमतों की सूरत में। कीमतों की सूरत में वो आमदनी वापस घरानों ने फर्मों को लौटा दी। तो इसका मतलब है कौमी आमदनी जो है वो कारोबारी अदारों से घरानों की तरफ और फिर घरानों से कारोबारी अदारों की तरफ गर्दिश करती है। तो इसे कहा जाता है कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है सर्फ, बचत और सरमाकारी के तफाइल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम आमदनी की तरफ आते हैं। तो कोई भी सारिफ जो है वो अपनी आमदनी के दो हिस्से करता है, एक को वो खर्च करता है और एक हिस्से को वो बचा लेता है। तो कुल आमदनी किसके बराबर होती है, कुल आमदनी बराबर होती है खर्चा जमा बचत। खर्चे और बचत को जमा करें तो ये कुल आमदनी के बराबर होगा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जी सर्फ का तफाइल या तफाइल सर्फ। सर्फ का तफाइल या तफाइल सर्फ, कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन से पहले हम देखते हैं कि सर्फ क्या होता है।
सर्फ से क्या मुराद है? सर्फ से मुराद है हमारी आमदनी का वो हिस्सा जो हम अशियाए ज़रूरियात पर खर्च कर देते हैं, अशियाए सरफी पर खर्च कर देते हैं। तो आमदनी का वो हिस्सा जो हम अशियाए सरफी पर या अशियाए ज़रूरियात पर खर्च करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्फ। तो सर्फ से मुराद क्या है जी? आमदनी का वो हिस्सा जो अशियाए सरफी पर खर्च हो जाता है, उस हिस्से का नाम है सर्फ। और सर्फ जो है आप देख रहे हैं, सर्फ आमदनी का तफाइल होता है। सर्फ का निसार किस बात पे है? आमदनी पे। सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। सर्फ का निसार आमदनी पे है। सर्फ का निसार किस पे है जी? सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। अगर आमदनी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं जी, और अगर आमदनी कम होती है तो खर्चे भी कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तकसीरी तफाइल। इसका मतलब है सर्फ आमदनी का तकसीरी तफाइल है। तकसीरी तफाइल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। सर्फ क्या है? आमदनी का तकसीरी तफाइल। जब भी आमदनी बढ़ेगी सर्फ भी बढ़ेगा, ठीक है जी। और जब आमदनी में कमी होगी तो नतीजे के तौर पे सर्फ भी कम होगा। दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब तफाइल सर्फ को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ते हैं जी। नंबर एक, एपीसी या ओस मिलाने सर्फ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है जी मुख्तता मिलाने सर्फ या एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले हम एपीसी को समझते हैं जी। एपीसी क्या है जी? फार्मूले को देख लें। एपीसी क्या है? सर्फ और आमदनी का तनासब है। एपीसी क्या है जी? सर्फ और आमदनी का तनासब है। सर्फ और आमदनी की बाहमी निस्बत को औसत मिलाने सर्फ या एपीसी या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। तो एपीसी का फार्मूला क्या बन जाएगा जी इस डेफिनेशन से? सी ओवर वाई। सी से मुराद क्या है? सर्फ, और वाई से मुराद है आमदनी, ठीक है। अब आते हैं जी मुख्तम मिलाने सर्फ की तरफ। मुख्तम मिलाने सर्फ क्या है जी? जब आमदनी में तब्दीली होती है, आमदनी में तब्दीली से क्या मुराद है? या आमदनी बढ़ जाएगी या आमदनी कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे आमदनी तब्दील होगी। तो जब भी आमदनी तब्दील होगी उसके नतीजे में सर्फ भी तब्दील होगा। आमदनी बढ़ेगी तो सर्फ बढ़ेगा, आमदनी कम होगी तो सर्फ कम होगा। तो आमदनी में तब्दीली की वजह से सर्फ भी तब्दील होता है। लिहाजा सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत को, सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत को एमपीसी या मुख्तम मिलाने सर्फ कहा जाता है। बस सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत को मुख्तम मिलाने सर्फ कहा जाता है। अब हम इन दोनों को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जी मिसाल के तौर पे एक शख्स की आमदनी है 100 रुपया, एक शख्स की आमदनी है 100 रुपया और वो खर्चा कर रहा है 70 रुपए। तो एपीसी की वैल्यू क्या आएगी जी? एपीसी हम मालूम करते हैं। एपीसी आ जाएगा, सी कितना है जी? 70 रुपीज, और आमदनी कितनी है जी? 100 रुपीज। तो एपीसी की वैल्यू आ गई 0.7। ये आ गया जी उसका औसत मिलाने सर्फ। अब आते हैं जी मुख्तम मिलाने सर्फ। मुख्तम मिलाने सर्फ में हमें डेल्टा सी चाहिए। डेल्टा सी किसके बराबर होगा? डेल्टा सी बराबर होगा C2 माइनस C1। और डेल्टा वाई चाहिए। डेल्टा वाई किसके बराबर होगा जी? डेल्टा वाई बराबर होगा Y2 माइनस Y1। तो अब हम फर्ज करते हैं कि सारिफ की आमदनी बढ़कर 200 रुपया हो गई थी। 100 से बढ़कर कितनी हो गई जी? सारिफ की आमदनी बढ़कर 100 से 200 रुपया होगी। सारिफ की आमदनी बढ़ गई। अब आमदनी बढ़ गई तो क्या करेगा? खर्चा भी बढ़ाएगा।
खर्चा बढ़कर हो गया, पहले 70 था, खर्चा बढ़कर हो गया 150। जब आमदनी बढ़कर 200 रुपये हुई तो 60 रुपये का खर्चा भी 70 से बढ़कर कितना हो गया 150। तो अब इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम डेल्टा सी और डेल्टा वाई कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा सी क्या आएगा जी 200, ये y2 है, ठीक है जी, y2 माइनस y1, 200 मनफी 100, तो सॉरी ये डेल्टा वाई आ गया ना जी, ठीक है, डेल्टा वाई आ गया 200 मनफी 100, तो डेल्टा वाई का आंसर आ गया हमारे पास 100 रुपीज। अब डेल्टा सी मालूम करेंगे जी, हमने डेल्टा वाई पहले मालूम कर लिया, आप डेल्टा सी मालूम करते हैं, ठीक है जी। डेल्टा सी आएगा C2 माइनस C1। C2 कितना है जी, C2 है 150 और C1 कितना था 70, तो ये आएगा जी 150 माइनस 70, तो ये जवाब आ गया 80 रुपीज। तो डेल्टा सी आ गया 80 रुपीज। तो आप इसको फार्मूले में इंटर करते हैं जी, डेल्टा सी आया 80 और डेल्टा वाई आया 100, तो एमपीसी का जवाब आ गया 0.8, यानी वो शख्स अपनी आमदनी का 80% खर्च कर रहा है। ये आ गया हमारे पास मुख्ततम मिलाने सर्फ। तो ये हो गया जी हमारे पास औसत मिलाने सर्फ और मुख्ततम मिलाने सर्फ। अब हम चलते हैं कि तफ़ाइल सर्फ जो है, जो तफ़ाइल सर्फ है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया जी, C इज़ अ फंक्शन ऑफ y, और ये कौन सा तफ़ाइल है जी, ये तकसीरी तफ़ाइल है। कौन सा तफ़ाइल है जी, तकसीरी तफ़ाइल है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, सर्फ आमदनी का तकसीरी तफ़ाइल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है अगर सर्फ आमदनी की तकसीरी तफ़ाइल है तो इसकी मसावात क्या बनेगी, तफ़ाइल सर्फ की मसावात क्या बनेगी, तफ़ाइल सर्फ की मसावात क्या बनेगी। अगर हम तफ़ाइल सर्फ को एक मसावात की सूरत में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे जी, C इज इक्वल टू C0 प्लस C ऑफ Y। तो यहाँ पे ये जो C0 है, C0 क्या है जी, C0 को हम कहते हैं खुद इख्तियार सर्फ, खुद इख्तियार सर्फ। और खुद इख्तियार सर्फ कौन सा होता है जी, वो सर्फ जिसका आमदनी के साथ कोई तल्लक नहीं है, वो सर्फ जिसका आमदनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैसे जी, ये कैसे हो सकता है कि सर्फ का आमदनी के साथ ताल्लुक ना हो। ये ऐसे हो सकता है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए, इंसान को जिंदा रहने के लिए कम से कम खर्चा करना पड़ता है, कम से कम खर्चा करना पड़ता है। इंसान के पास आमदनी जीरो है तब भी खर्चा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए उसने कुछ ना कुछ खर्च जरूर करना है, ठीक है। तो वो जो उसने खर्च करना है वो क्या है, वो C0 है, खुद इख्तियार सर्फ है। यानी सिफर आमदनी पे भी खर्चा सिफर नहीं होता, कुछ ना कुछ खर्चा इंसान को जरूर करना पड़ेगा। और ये जो स्मॉल वाला सी है, ये जो स्मॉल वाला सी है, ये है MPC, मुख्ततम मिलाने बचत, सॉरी मुख्ततम मिलाने सर्फ, ठीक है। सी जो है ये क्या है, मुख्ततम मिलाने सर्फ, मुख्ततम मिलाने सर्फ। तो C हमारे पास आ गया जी, C की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, C0 प्लस C ऑफ Y। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि जो तकसीरी तफ़ाइल होता है, ये कौन सा तफ़ाइल है जी, तकसीरी तफ़ाइल है। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था जो तकसीरी तफ़ाइल होता है उसका जो ग्राफ होता है, उसका अगर हम बनाएं ग्राफ, तकसीरी तफ़ाइल का क्या बनाएं ग्राफ,
तो उसका झुकाव होता है मुस्बत, उसका झुकाव होता है मुस्बत। और फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि जो खत्ते रसद है वो मुस्बत झुकाव रखता है, क्योंकि रसद कीमत का तकसीरी तफाइल है। तो इसी पैटर्न पे जब हम तफाइल सर्फ का ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी? तफाइल सर्फ का ग्राफ। तो अगर हम तफाइल सर्फ का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी खत्ते रसद की तरह मुस्बत झुकाव वाला होगा। वो भी क्या होगा जी? खत्ते रसद की तरह मुस्बत झुकाव वाला होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्फ जो है वो आमदनी का तकसीरी तफाइल है, और तकसीरी तफाइल का जो ग्राफ बनता है वो मुस्बत झुकाव के साथ बनता है। ठीक है, अब आते हैं जी, हम इस बात को ग्राफ पे देखते हैं कि मुस्बत झुकाव का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये बाकी चीजें मैं रब करने लगा हूं जी। तो हमने C निकाल लिया, C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी ऑफ वाई, C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी ऑफ वाई। तो ये जो C नॉट है, ये देख रहे हैं आप, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये C नॉट है। वो कम से कम खर्चा जो जिंदा रहने के लिए हर सूरत में किसी सारिफ को करना पड़ेगा। और ये जो येलो कलर का ग्राफ आप देख रहे हैं, ये CC का ग्राफ है। तो CC का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये मुस्बत झुकाव वाला, पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ बनेगा। तो ये आता है जी तफाइल सर्फ का ग्राफ, ये कहलाता है CC। तो तफाइल सर्फ का ग्राफ कैसे बनेगा जी? मुस्बत झुकाव वाला एक खत आएगा, और वो कहां से स्टार्ट होगा? वो मब्दा से नहीं स्टार्ट होगा, यहां ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर से स्टार्ट होगा। और ये बीच में आप देख रहे हैं एक वाइट लाइन है, ये वाइट लाइन है, ये जो वाइट लाइन है ये है 45 डिग्री का खत, ये है 45 एंगल का खत। इसको कहते हैं जी अमदादी लाइन। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है जी अमदादी लाइन, हेल्पिंग लाइन। और हेल्पिंग लाइन क्या शो करती है जी? इसके हर नुक्ते पे आमदनी और खर्चा बराबर होता है, इसके हर नुक्ते पे आमदनी और खर्चा बराबर होता है। जब हम आगे जाके अगले लेसन में कौमी आमदनी का तवाज़ुन पढ़ेंगे तो वहां पे ये जो अमदादी लाइन है, ये जो हेल्पिंग लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह तफाइल सर्फ को कवर कर लिया। अब हम चलते हैं तफाइल बचत की तरफ। तो तफाइल बचत जो है, तफाइल बचत सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होगा जी? सेविंग कैसे निकलेगी? अगर हम आमदनी में से खर्चे को मनफी कर दें, आमदनी में से खर्चे को मनफी कर दें, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? वो होगी हमारी बचत। तो बचत से मुराद क्या है जी? कौमी आमदनी का या हमारी आमदनी का वो हिस्सा जो हम ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं जी बचत। और निकालने का फार्मूला क्या है कि आमदनी में से खर्चे को मनफी कर दें तो बाकी जो रकम आ जाएगी वो बचत आएगी। और बचत का इन्हिसार भी आमदनी पे है जी। ठीक है जी, सेविंग जो है ये भी इन्हिसार करती है किस पे? आमदनी पे। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। और अगर आमदनी में इजाफा होगा, कौमी आमदनी में इजाफा होगा, तो बचत में भी इजाफा होगा। और अगर आमदनी में कमी वाक़या होगी तो बचत में भी कमी वाक़या होगी। इसका मतलब है बचत भी आमदनी का, बचत भी आमदनी का तकसीरी तफाइल है। बचत भी आमदनी का कौन सा तफाइल है जी? तकसीरी तफाइल है। तो फिर इसका जो खत बनेगा वो भी मुस्बत झुकाव वाला बनेगा। फिर जो तफाइल सर्फ का हम ग्राफ बनाएंगे, तफाइल सर्फ का ग्राफ जो बनाएंगे, उसका जो झुकाव होगा, उसका जो झुकाव होगा वो भी क्या होगा जी? वो भी मुस्बत होगा। जिस तरह से तफाइल सर्फ के ग्राफ का झुकाव मुस्बत था,
उसी तरह से जब हम तफ़ाइले सर्फ तफ़ाइले बचत, सॉरी सर्फ नहीं, तफ़ाइले बचत, जब हम तफ़ाइले बचत का ग्राफ बनाएंगे तो तफ़ाइले बचत का ग्राफ भी क्या होगा जी, मुस्बत झुकाव के साथ होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से तफ़ाइले सर्फ का जब हम ग्राफ बनाया था हमने, तो वो मुस्बत झुकाव वाला था। ठीक है, अब हम आते हैं जी ओस मिलाने बचत और मुख्तम मिलाने बचत। तो अगर हमने तफ़ाइल बचत को समझना है तो हमने दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। तफ़ाइल बचत को अगर हमने समझना है तो हमने दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक ओस मिलाने बचत और एक मुख्ततम मिलाने बचत। तो ओस मिलाने बचत की क्या तारीफ है जी, ये बचत और आमदनी की बाहमी निस्बत को, बचत और आमदनी की बाहमी निस्बत को क्या कहा जाता है, ओस मिलाने बचत, एपीएस या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो फार्मूला क्या बन जाएगा जी, फिर हम बचत को तकसीम कर देंगे आमदनी के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एपीएस। और एमपीएस क्या होगा जी, आपको पता है जब आमदनी तब्दील होगी, आमदनी में इजाफा होगा या कमी होगी, तो नतीजे के तौर पे जो बचत है उसमें या इजाफा होगा या कमी होगी। तो आमदनी में तब्दीली से क्या होगा जी, आमदनी में तब्दीली से बचत भी तब्दील हो जाएगी। आमदनी में तब्दीली से क्या होगा जी, जब आमदनी तब्दील होगी तो नतीजे के तौर पे आमदनी में तब्दीली से बचत भी तब्दील हो जाएगी। और बचत और आमदनी में तब्दीली की जो निस्बत होगी, जो बचत में तब्दीली है और आमदनी में तब्दीली है, इसकी बामी निस्बत को हम कहेंगे मुख्ततम मिलाने बचत। ठीक है जी, बचत में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बामी निस्बत को हम कहेंगे मुख्ततम मिलाने बचत। अब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं जी, और इसकी मिसाल जो है वो पिछली वाली मिसाल से लिंक्ड है। पीछे हमने कहा था जी वाई 100 रुपया है, कंजम्पशन 70 रुपए है, और फिर हमने कहा था आमदनी बढ़कर 200 रुपया हो गई है और सर्फ बढ़कर 150 रुपया हो गया है। तो यहाँ पे हम बचत मालूम कर लेते हैं जी, बचत कितनी आएगी जी, y माइनस सी, वाई में से c को माइनस करेंगे, 100 मनफी c, तो बचत कितनी आ जाएगी 30। और यहाँ पे बचत कितनी आ जाएगी जी, y माइनस सी करेंगे तो बचत आ जाएगी 50। तो अब हम एपीसी मालूम करते हैं। सबसे पहले यहां से एपीसी निकालते हैं। तो एपीसी में एस कितना है जी, एस है 30, और आमदनी कितनी थी जी 100 रुपया। तो एपीएस का जवाब कितना आ गया जी, एपीएस इज इक्वल टू 0.3। अब डेल्टा एस का मतलब क्या होगा जी, एमपीएस की तरफ आते हैं। यहाँ पे डेल्टा एस मालूम करना है। डेल्टा एस का मतलब है S2 माइनस S1, और डेल्टा वाई का मतलब था Y2 माइनस Y1। तो डेल्टा एस मालूम करते हैं जी। सबसे पहले S2 कितना था जी, S2 था 50, 50 में से 30 को माइनस करेंगे, 50 माइनस 30, तो डेल्टा एस का जवाब आ गया 20। और डेल्टा वाई का जवाब हमें पता है, डेल्टा वाई आया था जी हमारा 200 माइनस 100, तो ये आया था 100। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं जी, डेल्टा एस का जवाब आ गया 20 और डेल्टा वाई का जवाब आ गया 100। तो एमपीएस का जवाब आ गया 0.20, यानी एक शख्स अपनी आमदनी का 20% जो है वो बचा रहा है। तो अब चलते हैं जी, तफ़ाइल बचत का ग्राफ कैसे होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफ भी मुस्बत झुकाव वाला होगा। देखें पॉजिटिव स्लोप्ड है, ठीक है जी, पॉजिटिव स्लोप्ड है, मुस्बत झुकाव वाला है। लेकिन ये क्या पॉइंट है जी, ये ओरिजिन है, मबदा है, ये मबदा के नीचे से शुरू हो रहा है। ये जो एस नॉट है ये माइनस है, ये वाला हिस्सा जो है ये माइनस एस नॉट को शो कर रहा है। ये माइनस एस नॉट को क्यों शो कर रहा है जी, तो फाइल सर्फ में हमने कहा था कि C बराबर होता है C नॉट प्लस C ऑफ Y।
तो ये सी नॉट हमने कहा था कि जब आमदनी जीरो होती है तो खर्चा जीरो नहीं होता। तो आमदनी जीरो है तो खर्चा जीरो नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो उधार लेके खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है जी? उधार लेके खर्च कर रहा है। तो ये जो उधार होता है ये मनफी बचत होती है। ये क्या होती है जी? ये मनफी बचत होती है। उधार जो होता है ये मनफी बचत। इसलिए जो बचत का खाता है वो एक्स मैवर के नीचे से शुरू होगा, वो एक्स मैवर के नीचे से शुरू होगा। जबकि जो सर्फ का खात था वो एक्स मैवर के ऊपर से शुरू हो रहा था। ये सर्फ का खात था, ये था सी सी, ये एक्स मैवर के ऊपर से शुरू होता है, जबकि तफाइल सर्फ एक्स मैवर के नीचे से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो मनफी बचतों को शो करता है, यहां से शुरू हो रहा है। तो ये जो एस है ये किसको शो कर रहा है? मनफी बचत को शो कर रहा है। तो मनफी बचत का क्या मतलब है जी? मनफी बचत का मतलब है, डिस सेविंग का मतलब है कि जब आपकी आमदनी सिफर थी, जब आपकी आमदनी सिफर थी तो आपने क्या किया? उधार लेके खर्च किया। या आपकी आमदनी कम थी और आपने आमदनी से ज्यादा खर्च किया। आमदनी कम हो और आमदनी से ज्यादा खर्च कैसे कर सकते हैं? उधार लेके। ठीक है, तो मनफी बचतें जो हैं ये शो करती हैं उधार को। जब तफाइल बचत खात यहां पे पहुंचा तो इस नुक्ते पे क्या है जी? इस नुक्ते पे, इस नुक्ते के ऊपर आमदनी और जो बचते हैं वो बराबर हो गई हैं। ठीक है जी, जितनी आमदनी है उतनी उसकी बचत है। तो जब इसके बाद आगे, इससे आगे हम यहां पे मूव करते हैं, मिसाल के तौर पे इस नुक्ते पे मूव करते हैं, तो यहां पे आमदनी क्या है जी? Y1 है और बचत कितनी है? अब इस नुक्ते पे बचतें ज्यादा हैं और आमदनी कम है। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं, मुख्तसर तौर पे इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि जो तफाइले बचत है वो भी मुस्बत झुकाव रखेगा, लेकिन वो स्टार्ट होगा एक्स मैवर के नीचे से। इसका मतलब है जो तफाइल बचत को अगर हम मसावात की शक्ल में हम लिखें तो ये होगा जी माइनस एस नॉट प्लस एस ऑफ वाई। तो माइनस एस नॉट का मतलब क्या है जी? माइनस एस नॉट का मतलब है, इसको हम कहेंगे ये हैं जी हमारी खुद इख्तियार बचतें, खुद इख्तियार बचतें। और खुद इख्तियार बचतें कौन सी हैं? वो बचतें जिनका आमदनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, और ये जो एस है ये किसको शो कर रहा है? ये एमपीएस को शो कर रहा है, मुख्तम मिलाने बचत को शो कर रहा है। तो जो तफाइल बचत का ग्राफ बनेगा जी वो भी क्या बनेगा? मुस्बत झुकाव वाला बनेगा। ये जो एस का खाता है ये किसको शो कर रहा है? ये तफाइल बचत के ग्राफ को शो कर रहा है, तफाइल बचत का ग्राफ। तो अगर हम तफाइल बचत की ग्राफी प्रेजेंटेशन देना चाहें तो तफाइल बचत का खात जो है ये भी मुस्बत झुकाव वाला होगा। तो हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक पढ़ लिया एपीसी और एक पढ़ लिया एमपीसी। ठीक है, और यहाँ पे हमने कह दिया कि सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई है, और दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए एपीसी और एमपीसी। और यहाँ पे हमने कहा एस इज अ फंक्शन ऑफ वाई है, और दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए एपीसी और एमपीसी। और तफाइल सर्फ की हमने मसावात जो बनाई वो बनाई सी नॉट प्लस सी ऑफ वाई, और तफाइल बचत की हमने मसावात बनाई एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस ऑफ वाई। और दोनों का ग्राफ जो है वो मुस्बत झुकाव वाला होगा। ये तफाइल सर्फ का ग्राफ होगा सी सी, और तफाइल बचत का जो ग्राफ है ये एक्स मैवर के नीचे से शुरू होगा और ये आएगा एस एस। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ।
अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक फार्मूला आप सीख लें कि एपीसी और एपीएस को जमा करेंगे तो जवाब 1 के बराबर आएगा, और एमपीसी और एमपीएस को जमा करेंगे तो जवाब 1 के बराबर आएगा। तो ये फार्मूला ज्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स में, एमपीसी जमा एमपीएस इज इक्वल टू 1। मिसाल के तौर पे हमने पीछे निकाला था कि एमपीसी जो है वो था हमारा, कितना आया था जी, एमपीसी हमारा आया था 0.8, ठीक है जी। तो अब अगर हम एमपीसी हमें दिया हुआ हो, गिवन क्या हो, गिवन हो एमपीसी और हमने एमपीएस निकालना है, तो हम एमपीएस इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो इसमें ये है जी एमपीएस, तो क्या करेंगे, एमपीसी को उधर ले जाएंगे, तो एमपीएस बराबर होगा, एमपीएस का फार्मूला क्या आएगा, 1 माइनस एमपीसी। तो करते हैं जी, 1 माइनस एमपीसी हमारा था जी 0.8, तो एमपीएस क्या आ जाएगा जी, एमपीएस आ जाएगा 0.2। तो हमने जब एमपीएस निकाला था पिछली मिसाल में तो वो क्या आया था, 0.2। तो मुख्तम मिलाने बचत और मुख्तम मिलाने सर्फ को जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1 के बराबर, और इसी तरह से एपीसी और एपीएस को भी जमा करेंगे तो जवाब आएगा 1 के बराबर। अब आते हैं जी हम सरमायाकारी की तरफ। सरमायाकारी से क्या मुराद है जी, ठीक है जी। तो माशी इस्लाह में हम कहते हैं कि जो नई इशियाए सरमाया हैं, जो नई इशियाए सरमाया हैं उसमें इजाफा करने के अमल को, सरमायाकारी से क्या मुराद है जी, नई इशियाए सरमाया में इजाफा करने के अमल को सरमायाकारी कहते हैं। मिसाल के तौर पे नए कारखाने कायम किए जाएं, नई मशीनें बनाई जाएं, नई सड़कें बनाई जाएं, नए डैम्स बनाए जाएं, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सरमायाकारी। यानी हम क्या करेंगे जी, हम अपनी बचतों को कन्वर्ट कर देंगे इशियाए सरमाया में, किस में कन्वर्ट कर देंगे जी, इशियाए सरमाया में। और ये इशियाए सरमाया क्या करेंगी, ये इशियाए सरमाया हमारी आमदनी में इजाफे का बायस बनेंगी। तो सरमाया, अब तफाइल सरमायाकारी जो होता है, तफाइल सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है जी, सरमायाकारी का इन्हिसार भी आमदनी पे होता है जी, सरमायाकारी का इन्हिसार भी किस पे होता है, आमदनी पे होता है, ठीक है। आमदनी बढ़ती है तो सरमायाकारी बढ़ जाती है, आमदनी कम होती है तो सरमायाकारी कम हो जाती है। और अगर हम तफाइल सरमायाकारी की मसावात बनाएं, अगर हम तफाइल सरमायाकारी को एक मसावात की शक्ल में ज़ाहिर करना चाहें तो फिर आई बराबर होता है आई नॉट प्लस ई ऑफ वाई। आई नॉट से मुराद है खुद इख्तियार सरमायाकारी, और ये ई से मुराद क्या है, ई से मुराद है एमपीआई, एमपीआई मुख्तम मिलाने सरमायाकारी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तफाइल सरमायाकारी है इसके दो हिस्से होंगे, तफाइल सरमायाकारी के कितने हिस्से होंगे जी, दो हिस्से होंगे। एक होगी खुद इख्तियार सरमायाकारी, खुद इख्तियार सरमायाकारी, और एक होगी जी तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। तो सरमायाकारी के आगे दो तफाइल बनेंगे, एक खुद इख्तियार सरमायाकारी और एक ई या वाई वाला है, इसे हम कहेंगे तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। ये क्या है जी, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी।
तो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो तफाइल सरमायाकारी को हमने डिस्कस कर दिया जी कि सरमायाकारी का इन्हिसार भी किस पे होता है, आमदनी पे होता है, और आमदनी बढ़ेगी सरमायाकारी बढ़ेगी, आमदनी कम होगी सरमायाकारी कम होगी। ठीक है, और तफाइल सरमायाकारी के दो हिस्से आ गए, एक आ गया खुद इख्तियार सरमायाकारी और एक आ गया तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। तो अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहली किस्म है जी सरमायाकारी की खुद इख्तियार सरमायाकारी, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो ये वो सरमायाकारी होती है जो कौमी आमदनी से मुतासर नहीं होती, जो कौमी आमदनी से मुतासर नहीं होती। ठीक है, ये आमदनी के हर दर्जे पर यकसा रहती है, आमदनी की हर सतह पर यकसा रहती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और ये कौन से वाली है जी, खुद इख्तियार सरमायाकारी को हम कहते हैं आई नॉट। आई नॉट कौन सी है, जिसका कौमी आमदनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आमदनी चाहे बढ़े या कम हो ये तब्दील नहीं होती। और आमतौर पर जो खुद इख्तियार सरमायाकारी है ये हुकूमत करती है, और किस मकसद के लिए करती है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए करती है। ठीक है, और वो फलाह बहबूद के लिए क्या चाहती है, वो चाहती है कि लोगों की फलाह बहबूद में इजाफा हो, और उसके लिए वो क्या बनाती है, वो सड़कें बनाती है, वो पुल बनाती है, स्कूल्स बनाती है, कॉलेज बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, डैम्स बनाती है, बिजली घर बनाती है। तो ये जो सारे काम वो करती है ये सारे के सारे कहलाते हैं खुद इख्तियार सरमायाकारी, और इसका आमदनी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। आमदनी चाहे कम है, वाई नॉट आमदनी थी तब भी सरमायाकारी वही है, आमदनी बढ़कर वाई वन हो गई है तब भी सरमायाकारी का लेवल वही है, आई नॉट है। ठीक है, आमदनी और बढ़कर वाई टू हो गई है तब भी जो सरमायाकारी का लेवल है वो आई नॉट ही है। ठीक है, तो लिहाजा इसका जो खत बनता है आई नॉट का, ये एक्स मैवर के मतवादी बनता है, एक्स मैवर के मतवादी बनता है। तो ये कहलाती है जी खुद इख्तियार सरमायाकारी, वो सरमायाकारी जिसका आमदनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और इसको आमतौर पर हुकूमत करती है ताकि अवाम की फलाह बहबूद में इजाफा हो सके। अब आते हैं जी तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। ठीक है जी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, हमने कहा था कि आई इज अ फंक्शन ऑफ वाई है, और जब आमदनी में इजाफा होगा तो सरमायाकारी में इजाफा होगा, जब आमदनी में कमी होगी तो सरमायाकारी में कमी होगी। यानी जो तरगीब याफ्ता सरमायाकारी है वो आमदनी का तकसीरी तफाइल है, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी आमदनी का तकसीरी तफाइल है। आमदनी का कौन सा तफाइल है जी, आमदनी का तकसीरी तफाइल है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो तफाइल सर्व का खत है आई आई का, ये पॉजिटिव स्लोप्ड है। ये क्या है जी, पॉजिटिव स्लोप्ड है, क्योंकि ये तरगीब याफ्ता सरमायाकारी आमदनी का तकसीरी तफाइल है। एक्स मैवर पे हमने आमदनी की पैमाइश की है और वाई मैवर पे हमने सरमायाकारी की पैमाइश की है। ठीक है, और ये जो तरगीब याफ्ता सरमायाकारी होती है आमतौर पे ये निजी शोबा करता है। तो अब हम इन दोनों सरमायाकारी को एक दफा इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सरमायाकारी के दो कॉन्सेप्ट हो गए जी, एक हो गया खुद इख्तियार सरमायाकारी जिसका आमदनी के साथ कोई तल्लुक नहीं है और इसका खत बनेगा एक्स मैवर के मतवाजी, ये बनेगा आई नॉट आई नॉट। और दूसरी है तरगीब याफ्ता सरमायाकारी जो आमदनी से मुतासर होगी, आई इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो ये बनेगा जी मुस्बत झुकाव वाला खत, पॉजिटिव स्लोप खत। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे आकर हमारा लेसन जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेसन में हम कौमी आमदनी के तवाज़ुन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।